हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरिंदर पांडे। स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। जुड़ना शुरू कर दीजिए। आपके लिए ये कक्षा आती है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ। आज हम जिस महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में इसी से कॉन्सेप्चुअल सवाल आपके यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछा गया था। और ये कुछ और नहीं है, ये है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रहा है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं या बन पाएंगे, उन सारे सवालों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आज हम लोग आर्टिकल 54 और 55 के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। तो आज हमारे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत इन्हीं अनुच्छेदों पे हम लोगों को बात करनी है। इन्हीं अनुच्छेदों पे हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 54 ध्यान रखना है हम लोगों को कि अनुच्छेद 54, अनुच्छेद देखिए, ध्यान रखिए, अनुच्छेद 54 की बात हम लोग करेंगे और अनुच्छेद 55 की बात करेंगे। इन दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पे आज हम लोग विशेष करके बातचीत करने वाले हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब भी मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करता हूं, तो उसके बीच के जो अनुच्छेद छूट रहे होते हैं, उन अनुच्छेदों पे भी मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन जरूर करा देता हूं। जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 51A अर्थात फंडामेंटल राइट्स पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं राष्ट्रपति के आर्टिकल 54 और 55। इसका मतलब है कि बीच में हमारे पास कुछ दो अनुच्छेद छूट रहे हैं। एक तो 52 और दूसरा 53। 52 में राष्ट्रपति के बारे में बातचीत है कि हमारे पास भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में है। 53 में ये बताया गया है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका प्रमुख होगा, अर्थात समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो खुद स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, ऐसी बात आर्टिकल 53 के भीतर दी गई है, अनुच्छेद 53 के भीतर दिया गया है। ठीक है, यहां तक बात हो जाती है। हालांकि आर्टिकल 53 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के भीतर होगी। इस तरीके की बात लिखने की हिम्मत और किसी गवर्नमेंट के अंगों के साथ नहीं हो पाया और किसी गवर्नमेंट के पार्ट के साथ नहीं हुआ। विधायिका भी हमारे पास है। हम भी चाहते हैं, हमें आइडिया लगे कि विधायिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो किस में निहित है। आइडिया नहीं है, लिखा नहीं है कहीं संविधान में ना। हम चाहते हैं कि समस्त न्यायपालिकी शक्ति किस में है, हमें आइडिया हो। और कोई पूछ ले तो आप गलती से सुप्रीम कोर्ट बता भी दोगे, लेकिन गलत है, लिखा नहीं कहीं ना कि ऑल जुडिशरी पावर किसमें होगी, सारी विधायिकी शक्ति किसमें होगी, नहीं लिखा। लेकिन समस्त कार्यपालिकी शक्ति किसके भीतर होगी, ये लिखा है। इसके भीतर, प्रेसिडेंट के भीतर। क्यों? इस क्यों की चर्चा बाद में करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी क्लास शुरू करूं, आप लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, प्रारंभिक परीक्षा से लेके साक्षात्कार तक आपको साथ देने वाला जो बैच है, वो बैच में आखिरी डेट, उसके एडमिशन की आखिरी डेट 31 जुलाई है। बैच आपका शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी एडमिशन आप उसमें ले सकते हैं। कुछ जो कक्षाएं आपकी छूटेंगी वो रिकॉर्डेड आप देख के बैच के साथ कंटिन्यू हो सकते हैं। और ये इवनिंग बैच है, सेकंड बैच है इवनिंग का। P2I सेकंड बैच है इवनिंग का, जो कि हिस्ट्री से शुरू हुआ है, विरज सर ने स्टार्ट किया है। आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका टारगेट 2024 है तो बिल्कुल भी ना सोचिए कि अभी आपके पास समय है। अब बिल्कुल हम लोग समय के बिल्कुल कगार पे हैं कि हमें अब स्टार्ट कर ही लेना चाहिए। अगर हम 1-1.5 महीना और लेट हो गए, 2 महीना और लेट हो गए, तो 24 छूट जाएगा। फिर आपको प्लान करना पड़ेगा 25 के लिए। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो 25 के लिए सोच रहे होंगे, तो वो P2I बैच के साथ कंटिन्यू हो सकते हैं, अपना सिलेबस 2 बार कर सकते हैं। थोड़ी सी उनकी जो फीस होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ी हुई फीस होगी,
उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं amrendra.pandey@studiiq.com में। वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि कितनी बढ़ी हुई फीस देनी होगी। और जब आप 2025 का पीटी पास करेंगे तो आपको स्टडी आईक्यू के खर्चे पे दिल्ली बुला के आपको जो मेंस की सुविधाएं हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन मॉडल में वो आपको मिलेगा। लेकिन जो लोग 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अब देर हो रही है। 31 जुलाई की जो डेट है उससे पहले आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। इवन काल करे सो आज करे सो अब, है ना, पल में परलय होएगी तो बाकी चीज जो है उसको आप छोड़ दो और अभी इसको शुरुआत कर सकते हो। फीस इसकी जस्ट 29,999 है, इसलिए क्योंकि इन्हीं क्वालिटी की चीजों को आप थोड़े दूसरे मॉडल पे 2,99,000 रुपए में पाओगे, जो मात्र 29,999 रुपए में आपको मिल रही है। और ऑफलाइन मॉडल भी है। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा आप पास करते हैं, ऑफलाइन मॉडल में आपको कोचिंग उपलब्ध होने लगती है मेंस की, व्यक्तिगत मार्गदर्शन के साथ। एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, जुड़ जाइए। आएंगे तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन तो आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप मेरे से कोई सहयोग चाहते हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्लास शुरू करते हैं। अपनी क्लास शुरू करते हैं आर्टिकल 54 और 55, अनुच्छेद 54। तो असल में हेडिंग हमारी है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोग देखने वाले हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः दो बातें। एक तरफ हम लोग अनुच्छेद 54 की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 54 की बात। एक तरफ हम लोग अनुच्छेद 55 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 55 की बात कर लेते हैं। 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल की जरूरत होगी, हमें निर्वाचक मंडल की जरूरत होगी, निर्वाचक मंडल। ठीक है, इसका मतलब निर्वाचक मंडल अगर है यहाँ पर तो एक बात तो हमें समझ में आ गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होगा। ये एक बात हमें समझ में आ गई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष होगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है, यहाँ पर निर्वाचन प्रक्रिया हमें यहाँ पे बताई जा रही है। और प्रक्रिया की जगह पे आप प्रणाली लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया है। यहाँ निर्वाचन प्रणाली की बात की जा रही है और निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत हमें ये समझाने का प्रयास है यहाँ पर कि जो निर्वाचन प्रणाली है राष्ट्रपति की वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी। आप देखिए, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होगा। ये दो बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो समझना हमें है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। अगर इन दोनों को हम समझें तो थोड़ा हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात अगर हम लोग करेंगे तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो विविधता होती है, विविधता में साम्यता लाने का प्रयास होता है ना, प्रत्येक को महत्व देने का प्रयास होता है। देखिए, अर्थात इसमें प्रयास किया जाता है कि कोई भी छोटा या बड़ा न हो। तो हम कह सकते हैं कि इसे अल्पसंख्यकों की पद्धति भी कहते हैं, अल्पसंख्यकों का हित कह सकते हैं। यही कारण है कि इसे हम लोग अल्पसंख्यकों की पद्धति कहते हैं। इसमें हम सारी व्यवस्थाओं को आनुपातिक कर देते हैं या समानुपातिक कर देते हैं। इससे क्या होता है, ना तो कोई बड़ा होता है ना तो कोई छोटा होता है, सबका समान महत्व होता है। इसको हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। कैसे होता है अभी आगे समझ में आ जाएगा। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये कहता है कि किसी का भी मत बेकार नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो मतदाता है, प्रत्येक मतदाता का जो मत है वो उपयोग में आएगा, किसी का मत खराब नहीं होगा, बेकार नहीं होगा। किसी का भी मत जो है वो मूल्यहीन नहीं होगा, है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब हर एक जो
वोट है, अगर वो किसी के उपयोग में नहीं आया तो आगे वाले को ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा ये करके देखेंगे, केवल ऐसे नहीं समझेंगे, कैसे होता है इसे हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर आर्टिकल 54 की बात करें, निर्वाचक मंडल की बात करें, तो सबसे पहले हमें निर्वाचक मंडल देखना होता है कि निर्वाचक मंडल में कौन से लोग शामिल होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्वाचक मंडल को कुल 3 तरीके से आप बांटकर पढ़ सकते हैं। हालांकि सरल तरीका भी है इसका, फिर भी इसको आप 3 तरीके से बांट के पढ़ सकते हैं। निर्वाचक मंडल को कौन शामिल होता है निर्वाचक मंडल में, तो सबसे पहले आपको बताना है कि संसद, जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है, उनके जो सदस्य होते हैं, तो आप कह सकते हैं संसद सदस्य। संसद सदस्य जो हमारे संसद सदस्य हैं, केवल निर्वाचित संसद सदस्य, निर्वाचित संसद सदस्य, निर्वाचित संसद सदस्य। संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है, और लोकसभा राज्यसभा में सारे के सारे लोग वर्तमान में इलेक्टेड होते हैं। वही राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। तो जो 12 नॉमिनेटेड हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो निर्वाचक मंडल का जो हिस्सा है वो नहीं होते, वो निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते। इसी तरीके से दूसरा, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य अभी के लिए यहाँ पर भी निर्वाचित आप लिख सकते हो, निर्वाचित, लेकिन ध्यान रखना अब निर्वाचन की खास जरूरत नहीं है। अब चूंकि यहाँ हमने राज्य विधानसभा लिखा, इसलिए हमें फिर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं जो होती हैं उस पर भी विचार करना पड़ेगा, और फिर केंद्र शासित विधानसभाओं पर विचार करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये 3 ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें संसद के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट के जो विधानसभा हैं उसके इलेक्टेड मेंबर्स, और जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके इलेक्टेड मेंबर्स। या इसको और भी रूपों में आप लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, तब पर भी बात हो जाएगी, क्योंकि जब आप विधानसभा के सदस्य लिखते हैं तो उसमें देश की सारी विधानसभा आ जाती है, वो चाहे राज्यों की विधानसभा हो, वो चाहे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा हो। तो ध्यान रखना है हमें कि जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। निर्वाचक मंडल में कौन से लोग शामिल होते हैं, तो निर्वाचक मंडल में आप देख पा रहे हो कि कौन से लोग शामिल हैं, आसानी से आप निर्वाचक मंडल में देख रहे हो। ठीक है, ये तो निर्वाचक मंडल हो गया। अब इनके द्वारा चुनाव किया जाता है, तो चुनाव होने की प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव होने की प्रक्रिया होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है, इसमें कैसे चुनाव करते हैं, तो निर्वाचक मंडल हमने निकाल दिया है। अब निर्वाचक मंडल के बाद मतलब 54 हमने पढ़ लिया है। अब आप सोच रहे होगे कि सर राष्ट्रपति जब नामांकन कराता है तो उसके नामांकन में फिर वो 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है। इन सारी बातों का मतलब इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ, ना ही मैं 55 के बाद की चीज बता रहा हूँ, ना ही 54 के पहले की। 54, 55 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में 54 और 55 ये निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। एक निर्वाचन की प्रणाली सेट करता है, एक निर्वाचन करता है, तो उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। तो 54 हो गया अपना। अब 55 पे आते हैं। 55 कहता है कि हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा हम चुनाव करेंगे। चुनाव की प्रणाली ये होगी। तो ध्यान रखिए, ये जो चुनाव की प्रणाली है आनुपातिक वाली, ऐसी ही चुनाव की आनुपातिक प्रणाली अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का भी चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का भी चुनाव इनडायरेक्ट होता है। बस एकल संक्रमणी मत पद्धति की जगह वहां पर सूची प्रणाली का उपयोग होता है। कैसी प्रणाली का उपयोग होता है? सूची प्रणाली का उपयोग होता है। अब निर्वाचन करते कैसे हैं? तो एकल संक्रमणी मत पद्धति और आनुपातिक के लिए जब हम निर्वाचन करते हैं तो निर्वाचन के लिए हमारे पास एक पूरा फार्मूला होता है, और उस फार्मूले को उसमें क्या क्या होता है उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें निर्वाचन के लिए निर्वाचन कोटा निकालना होता है।
ध्यान रखिएगा जो निर्वाचन कोटा है, निर्वाचन कोटा ये पूर्ण बहुमत को रिप्रेजेंट करता है, पूर्ण बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है, पूर्ण बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हमारा जो राष्ट्रपति है, हमारा जो प्रेसिडेंट है, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से चुना जाता है, पूर्ण बहुमत से चुना जाता है। निर्वाचन कोटा हम लोग निकालते हैं और निर्वाचन कोटा के साथ साथ हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उस निर्वाचन में हम लोग मत मूल्य देखते हैं। मत की गिनती के स्थान पर मत मूल्य की गिनती होती है, मतों की गिनती न करके मत मूल्यों की गिनती होती है। तो कैसे होता है मत मूल्य, कैसे निकलता है मत मूल्य? तो इसके लिए हम लोगों के पास कुछ फॉर्मूला, जैसे हम लोग विधायकों का मत मूल्य निकालते हैं। निर्वाचन कोटा तो हम लोग निकालते ही हैं, हम लोग विधायकों का मत मूल्य निकालते हैं, विधायकों का मत मूल्य, मत मूल्य, मत मूल्य। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ के सांसदों का भी मत मूल्य निकालते हैं, सांसदों का मत मूल्य, सांसदों का मत मूल्य निकालते हैं, मत मूल्य, सांसदों का मत मूल्य भी हम लोग निकालते हैं और फिर मतदान करा के हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि निर्वाचन कोटा जो निकालते हैं हम लोग, उस निर्वाचन कोटा का फॉर्मूला क्या होता है। निर्वाचन कोटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल पड़े वैध मत, कुल पड़े वैध मत, वैध मत, कुल पड़े वैध मत मूल्य, कुल पड़े वैध मत मूल्य। यहाँ पर अपान 2 होता है, बटा 2 और प्लस 1 होता है, प्लस 1 होता है। कुल पड़े वैध मत मूल्य बटे 2 प्लस 1। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि किसी का मत मूल्य कितना होगा या निर्वाचन कोटा जो होगा वो कोटा कितने मत मूल्य का होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक उदाहरण से निकालें तो कुल पड़े वैध मत मूल्य अगर आप मान लें 100 और इसको निकालें तो जनरली 51 जो है ये निकल कर आएगा आपका, ये निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा आपका। तो आप देख सकते हैं निर्वाचन कोटा कुछ ऐसे, और 51 आधे से अधिक है, इसलिए पूर्ण बहुमत को रिप्रेजेंट कर रहा है 51। ठीक है, पूर्ण बहुमत को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब विधायकों के मत मूल्य की बारी है। विधायकों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? विधायकों के मत मूल्य के लिए संबंधित राज्य की जनसंख्या, देखिए संबंधित राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, संबंधित राज्य की जनसंख्या और बटे निर्वाचित, हालांकि इसको अब हटा देना चाहिए, अब मनोनीत होते नहीं है, लेकिन फिर भी निर्वाचित विधायकों की संख्या, विधायकों, यहाँ विधायकों से कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है तो एमएलए लिख सकते हैं। निर्वाचित विधायकों की संख्या, निर्वाचित विधायकों की संख्या और यहाँ पे आप चाहें तो भागे 1000 कर सकते हैं या भागे 1000 कर सकते हैं, या आप यहाँ पे इंटू 1/1000 कर सकते हैं। दोनों ही बातें एक हैं। थोड़ी भी गणित जिनको आती है उनको ये आइडिया है कि अगर हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो 1/1000 कर देना होगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि निर्वाचित विधायकों की संख्या और संबंधित राज्य की जनसंख्या, जब संबंधित राज्य की जनसंख्या की बात होगी तो संबंधित राज्य की जनसंख्या कौन सी होनी चाहिए? 1971 की जनगणना। ठीक है, संबंधित राज्य की जनसंख्या कैसे निकाली जाएगी? 1971 की जनगणना पे 1971 में जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या के आधार पर हम विधायकों के मत मूल्य को निकालने का प्रयास करेंगे, विधायकों का मत मूल्य निकालेंगे। ठीक है, विधायकों का मत मूल्य निकाल लिया। इसके बाद हम आगे एक चीज अब आपको ध्यान में यहाँ पर आएगी कि विधायकों का मत मूल्य जब भी हम निकालेंगे तो विधायकों का मत मूल्य राज्यवार समान नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं राज्यवार विधायकों के मत मूल्य में, राज्यवार विधायकों के मत मूल्य में असमानता देखने को मिलेगी, असमानता देखने को मिलेगी, असमानता देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा,
राज्यवार जो विधायकों का मत मूल्य है, जब भी इसको बार देखोगे तो विधायकों के मत मूल्य में असमानता देखने को मिलेगी। इसी को तो आनुपातिक करना है, इसी को तो समानुपातिक करना है। सभी राज्य जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ राज्यों को उस तरीके से राष्ट्रपति निर्वाचन में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जैसे अमेरिका में राज्यों को बराबर दिया गया। अमेरिका में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व वो इक्वल है, 50 राज्य हैं और सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। लेकिन क्या हमारे यहाँ, मतलब प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य सीनेट में जाते हैं? क्या हमारे यहाँ ऐसा है? क्या हमारे यहाँ राज्यसभा में सभी राज्यों का इक्वल पार्टिसिपेशन है, इक्वल प्रतिनिधित्व है? क्या हमारे प्रत्येक 28 राज्य से 2-2 लोग, 3-3 लोग जाते हैं? नहीं ना। बड़े राज्यों से ज्यादा संख्या में लोग जाते हैं, छोटे राज्यों से कम संख्या में लोग जाते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अलगाव है और इसी अलगाव को हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं दिखाना चाहते। जो छोटे बड़े का यहाँ भाव है उसको हम इक्वल कर देना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जनसंख्या कम हो, जनसंख्या ज्यादा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य छोटा हो, उनके जो सदस्य हैं उन सदस्यों का मतमूल्य बराबर होना चाहिए। यहां पर हमने देखा विधायकों का मतमूल्य में बड़े राज्यों के विधायकों का मतमूल्य ज्यादा होगा, बड़े राज्यों के विधायकों का मतमूल्य ज्यादा होगा। आप उत्तर प्रदेश के विधायकों का मतमूल्य देख लेना और आप सिक्किम के विधायकों का मतमूल्य देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश के विधायकों का मतमूल्य और सिक्किम के मतमूल्य में बहुत अंतर दिखेगा। इस बार सवाल भी इसीलिए पूछा गया था। अक्सर विधायकों के मतमूल्य में जो अलगाव होता है, और करंट अफेयर्स, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था इसलिए करंट अफेयर्स में पीटी में जोड़ के पूछ लिया कि मध्य प्रदेश का मतमूल्य केरल के मतमूल्य से ज्यादा था। मध्य प्रदेश के विधायकों का मतमूल्य केरल के मतमूल्य से ज्यादा था और पौंडीचेरी के विधायकों का मतमूल्य अरुणाचल प्रदेश के विधायकों के मतमूल्य से ज्यादा था। पूछ लिया था। तो आपको लिस्ट निकालनी है विधायकों के मतमूल्य की जो इस बार थी, और उसमें आप देखोगे तो विधायकों का मतमूल्य आपको थोड़ा सा इस सवाल में थोड़ा उल्टा है। मध्य प्रदेश के जो विधायकों का मतमूल्य था वो केरल के विधायकों के मतमूल्य से कम था, इसलिए ये वाला विकल्प जो था ये गलत था। लेकिन पौंडीचेरी के विधायकों का जो मतमूल्य था वो अरुणाचल प्रदेश के विधायकों के मतमूल्य से ज्यादा था, ये वाला कथन सही था, जबकि राज्य ज्यादा बड़ा केरल अरुणाचल प्रदेश है। तो ध्यान ये रखना है कि जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या के आधार पर विधायकों का मतमूल्य प्रभावित होता है, और ये वाला स्टेटमेंट सही था जो पूछा गया था कि जनसंख्या अधिक होने से विधायकों के मतमूल्य भी अधिक होते हैं, ये स्टेटमेंट सही था। तो ये देख सकते हैं जिस राज्य की विधायिका जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य के विधायकों का मतमूल्य ज्यादा होगा, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी वहां के विधायकों का मतमूल्य कम होगा। क्षेत्र मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता? जनसंख्या। अब यही कारण था कि हो सकता था कि छोटे राज्य अपने यहाँ ज्यादा विधायकों की संख्या और ज्यादा मतमूल्य के चक्कर में जनसंख्या वृद्धि को आगे बढ़ा देते। यही कारण है कि 1971 की जनगणना पे स्थायी कर दिया गया है कि अभी सीटें नहीं बढ़ेंगी, जनसंख्या कितने भी बढ़ जाए, विधायकों का जो संख्या है, सीटों की संख्या, वो नहीं बढ़ेगी। इसी को स्थिर करने के लिए और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 1971 की जनगणना को आधार दिया गया है और 2026 तक कोई सीटें नहीं बढ़नी है। कहाँ? राज्यों में या केंद्रीय में या संसद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांसदों का मतमूल्य निकाल लेते हैं। सांसदों का मतमूल्य, अब सांसदों के मतमूल्य के बारे में आप देखो तो सांसदों के मतमूल्य के लिए कहा गया कि कुल विधायकों का मतमूल्य, कुल विधायकों का मतमूल्य, कुल विधायकों का मतमूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, सांसदों की संख्या। देखिए, कुल विधायकों का मतमूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, जो निकल कर आएगा वो होगा सांसद का मतमूल्य। वो किसका होगा? सांसदों का मतमूल्य। एक सांसद का मतमूल्य वही होगा। अब चाहे सिक्किम का सांसद हो या उत्तर प्रदेश का सांसद हो, उत्तर प्रदेश का सांसद हो, सांसद हो, दोनों का मतमूल्य समान होगा।
समान होगा। जब आप इस स्तर पे जाएंगे तो वो चाहे बड़ा राज्य हो या वो छोटा राज्य हो, बड़े राज्य के भी सांसद का मत मूल्य और छोटे राज्य का भी सांसद का मत मूल्य बराबर होगा। बराबर होगा, समान मत मूल्य होगा, इसी को कहा जाता है समानुपातिक करना, इसी को कहा जाता है आनुपातिक करना, और यही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यही क्या है? यही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब आते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पे। अब आते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पे, अर्थात एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो देखिए मतदान की प्रक्रिया क्या है यहाँ पे, मतदान की प्रक्रिया क्या है यहाँ पे, मतदान की प्रक्रिया। तो मतदान की प्रक्रिया में आप यहाँ पे कह सकते हैं पसंद आधारित मतदान प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया होती है। इसको पसंद आधारित को वरीयता आधारित वरीयता आधारित प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। और इसमें यह नियम है कि जब भी काउंटिंग होगी वो भी वरीयता के आधार पे होगी। मतगणना भी वरीयता आधारित होती है, वरीयता आधारित मतगणना भी वरीयता आधारित होती है। प्रारंभ जो है वो प्रथम वरीयता के मतगणना से शुरू होता है, मतगणना से शुरू होता है और किसी को निर्वाचन कोटा न मिलने पर, निर्वाचन कोटा न मिलने पर द्वितीय वरीयता की मतगणना प्रारंभ होती है, मतगणना प्रारंभ होती है। और ध्यान रखिए सबसे कम मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, सबसे कम मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार मतगणना से बाहर हो जाता है, मतगणना से बाहर हो जाता है। सबसे कम मत प्राप्त करने वाला मतगणना से बाहर हो जाता है। और इसके जो मत हैं, इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं। जो सेकंड प्रायोरिटी के वोट होंगे वो जिनको द्वितीय मतगणना में जो उम्मीदवार होंगे उनको ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको हस्तांतरित हो जाते हैं। ध्यान रखिए इसी हस्तांतरण को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यही होता है। जो सबसे कम पाता है उसका वोट ऊपर वाले को ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के रूप में जानते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक बार मतगणना करके देख लें तो आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। एक बार मतगणना कर लेते हैं, ठीक है, मतगणना कर लेते हैं तो आपका जो कंफ्यूजन है वो यहाँ से दूर हो जाएगा। मान लो ये 4 उम्मीदवार हैं, A B C D। A उम्मीदवार है, B उम्मीदवार है, C उम्मीदवार है, D उम्मीदवार है। इनकी मतगणना करनी है।
वोटिंग कैसे होती है? वोटिंग में कुछ ऐसे मतपत्र होते हैं, वोटिंग में आप मतपत्र देख सकते हो, वोटिंग में कुछ ऐसे मतपत्र होते हैं। चलो यहाँ पर भी 4 ही लोग रखते हैं, ए, बी, सी और डी। ये मतपत्र है, इसको क्या कहेंगे? बैलेट पेपर कहते हैं, मतपत्र। अभी भी जो मतदान होता है वो मतपत्र के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का जो मतदान है वो मतपत्र के द्वारा होता है, ईवीएम के द्वारा नहीं होता है। ऐसे बैलेट पेपर होते हैं और इस पे जो मत देना होता है वो वरीयता के। मान लो 4 उम्मीदवार हैं तो प्रत्येक मतदाता, वो जो निर्वाचक मंडल के लोग हैं, वो प्रत्येक मतदाता 4 वोट करेगा। मतलब हर एक आदमी 4 वोट, कोई भी एक सांसद वोट करने जाएगा तो कितने वोट करेगा? 4 वोट करेगा। लेकिन कैसे? वरीयता क्रम में। अब जैसे वो उसका मानना है कि उसका जो पसंदीदा उम्मीदवार है वो बी है, तो जब वोटर जाएगा, वो सांसद जो जा रहा है वोट करने, सबकी बात नहीं, सबके पसंद अलग हो सकते हैं, अपनी अपनी पसंद के द्वारा जो निर्वाचन है करना है, तो वो जाएगा और पहला जो वोट है वो किसको दे देगा? बी को। लेकिन मान लो बी अगर नहीं जीता, तब क्या? तब किसको आप चाहते हो कि राष्ट्रपति बने? तो उसकी दूसरी पसंद ए है तो ए को 2 दूसरी पसंद दे देगा। तीसरी पसंद कौन है? मान लो उसकी तीसरी पसंद डी है तो डी को तीसरी पसंद दे दिया और चौथी पसंद किसको दे दिया? सी को। ध्यान रखना है, अगर कोई भी मतदाता अपनी सारी पसंदों का उपयोग नहीं करता है तो उसका जो मत है वो अवैध हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। इसलिए आपको जितने उम्मीदवार हैं उतनी वरीयता आपको देनी है। इस आधार पे मान लो निर्वाचन हुआ, अब यहाँ पे मतगणना होगी तो सबसे पहले प्रथम वरीयता की मतगणना होगी, मतलब पहले वाले वोट की गणना की जाएगी। और जब पहले वाली वोट की गणना की जाएगी तो देखा जाएगा कि किसी को निर्वाचन कोटा मिला या नहीं मिला। तो निर्वाचन कोटा हम लोगों ने निकाला था, क्या था निर्वाचन कोटा? तो निर्वाचन कोटा अपने पास था 51, क्योंकि हम लोगों ने निकाला था 100 + 2 + 1, तो 100 + 2 + 1 कितना निकलेगा? निर्वाचन कोटा 51। इसका मतलब है जिसको भी ये निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाएगा वही बन जाएगा राष्ट्रपति। तो पहले खंभा छूने वाली पद्धति भी कहते हैं, इसकी मतगणना कैसे चलती है? खंभा छूने वाली पद्धति, मतलब जिसने पहले खंभा छू दिया वही बनेगा राष्ट्रपति, जिसने 51 प्राप्त कर लिया वो बनेगा राष्ट्रपति। क्योंकि एक ने 51 प्राप्त कर लिया तो दूसरा किसी भी कंडीशन में 51 से आगे नहीं जाएगा, फिर तो वो 49 रहेगा। ठीक है, कैसे गणना होती है? तो देखो, सबसे पहले गणना होगी प्रथम वरीयता की, फर्स्ट प्रायोरिटी की, पहली वरीयता की गिनती होगी। अब पहली वरीयता की गिनती में मान लो कि जो ए है इसको 35 लोगों ने पसंद किया, जो बी है उसको 30 लोगों ने पसंद किया, जो सी है उसको 25 लोगों ने पसंद किया, और जो डी है उसको 15 लोगों ने पसंद किया। 15 कि 20 लोगों ने पसंद किया। 20 लोगों ने, क्योंकि 35, 30, 30, 60 और 5, 65, 70, 20, 90, 10 लोगों ने पसंद किया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं। 20 लोगों ने पसंद किया सी को और 15 लोगों ने पसंद किया डी को। अब 100 हो गए, 100 वोटर हो गए, नहीं हो गए? 35, 65, 75, 85 और 15 हो गया, 100 लोग हो गए। 100 लोगों ने वोट किया। पहली पसंद में 35 लोगों की पहली पसंद ए था, 30 लोगों की पहली पसंद बी था, 20 लोगों की पहली पसंद सी था और 15 लोगों की पहली पसंद डी था। तो ये पसंद के आधार पे हमने देख लिया कि सबकी काउंटिंग हो गई, फर्स्ट वरीयता की काउंटिंग हुई। केवल 35 लोगों ने ए को पहली पसंद माना। अब सोचो, अगर 60 लोगों ने ए को पहली पसंद माना होता तो ए बन जाता राष्ट्रपति, या फिर 70 लोगों ने मान लिया होता बी को तो बी बन जाता राष्ट्रपति। मतलब 50 से अधिक लोगों ने की पहली पसंद अगर किसमें से कोई भी होता तो वो राष्ट्रपति हो जाता। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, हम देख रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, किसी को भी निर्वाचन कोटा नहीं मिला। तब अब सेकंड प्रायोरिटी की काउंटिंग होगी, दूसरी वरीयता, दूसरी पसंद की गिनती शुरू होगी और दूसरी पसंद की गिनती देखते। अब जब दूसरी पसंद की गिनती होगी तो सबसे कम वोट पाने वाला काउंटिंग से बाहर जाएगा,
सबसे कम वोट किसके पास है? डी के पास है। तो डी अब आगे काउंटिंग में नहीं रहेगा, सेकंड प्रायोरिटी के काउंटिंग में अब डी नहीं रहेगा। डी यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, डी नहीं रहेगा। अब केवल 3 लोगों में सेकंड प्रायोरिटी की काउंटिंग होगी। लेकिन डी का जो 15 लोग हैं जिन्होंने डी को पहली पसंद माना था, उनकी दूसरी पसंद भी तो कोई ना कोई होगा, और दूसरी पसंद जो भी होगा वो यहीं से होगा, क्योंकि पहली पसंद तो डी की 15 लोगों की पहली पसंद डी था, तो दूसरी पसंद डी तो हो नहीं सकता। दूसरी पसंद उनकी ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी होता है। तो इन 15 लोगों में से 10 लोगों ने 15 लोगों में से 10 लोगों ने अपनी पहली पसंद किसको मान लिया? 10 लोगों ने अपनी पहली पसंद मान लिया ए को, 3 लोगों ने अपनी पहली पसंद मान लिया बी को, और 2 लोगों ने अपनी पहली पसंद मान लिया सी को। तो 15 लोगों के दूसरी वरीयता की जो वोट थे वो ट्रांसफर हो गए किसको? ए, बी और सी में। एक भी वोट खराब हुआ नहीं। ये 15 लोगों का चला पहली पसंद नहीं बना ना, लेकिन इस 15 लोगों की दूसरी पसंद में से तो राष्ट्रपति बनेगा। तो दूसरी पसंद की बात कर लेते हैं। अब दूसरी पसंद की स्थिति ये है, दूसरी पसंद में हमने क्या देखा? दूसरी पसंद की काउंटिंग में देखा कि 45 लोग ए के साथ हुए, 33 लोग बी के साथ हुए और 22 लोग सी के साथ हुए। किसी को निर्वाचन कोटा मिला, किसी को निर्वाचन कोटा नहीं मिला। निर्वाचन कोटा नहीं मिला तो अब तीसरी वरीयता की काउंटिंग शुरू होगी। तीसरी वरीयता की काउंटिंग शुरू होगी और अब तीसरी वरीयता में सी बाहर होगा, क्योंकि सबसे कम वोट किसके पास है? सी के पास है। अब इस सी के तीसरी वरीयता के जो वोट हैं वो अब ट्रांसफर होंगे। तीसरी वरीयता के इन 22 लोगों की जो थर्ड प्रायोरिटी है वो वोट अब ट्रांसफर होंगे। अब जिसको चाहे उसको आप जिता लो, ठीक है? जिसको चाहो आप उसको जिता लो। आप 10 वोट दे दो इनको और 12 वोट दे दो इनको, 22 हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इनको वोट मिला 55 और इनको वोट मिला 45। कौन राष्ट्रपति हो गया? ए बन गया राष्ट्रपति। ए ने निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लिया है, ए बन गया राष्ट्रपति, ठीक है? बी के पास 45 है, इनके पास 55 है। ये भी हो सकता था कि ए भी जीत सकता था। अगर ये 22 में से 20 लोग, 19 लोग, 18 लोग की तीसरी पसंद अगर बी होता तो बी बन जाता राष्ट्रपति। तो ये स्थिति होती है। आपके दिमाग में आता है कि सर अगर दोनों को ही बराबर मिल जाता, दोनों ही 50-50 पा जाते, ए के पास भी 50 होता, बी के पास भी 50 होता, तो क्या होता? तो हमारा संविधान चुप है। संविधान जो है मौन है, मौन है। इसका मतलब नहीं है संविधान पूरी तरीके से मौन है। लिखा है संविधान में कि तब के लोग निर्धारित करेंगे, तब के लोग निर्धारित करेंगे, तब के लोग निर्धारित करेंगे कि क्या होगा, है ना? अब पुनर्निर्वाचन होगा या रेस लगा देंगे, टॉस करा देंगे, पहलवानी करा देंगे, ये तब के लोग डिसाइड करेंगे। ये ध्यान रखना है कि तब के लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो ये रहा निर्वाचन। मेरा पूरा प्रयास था कि मैं निर्वाचन आपको ठीक से समझा पाऊं, विशेषकर ये जो जटिल प्रक्रिया है ये आपको समझा पाऊं। ध्यान रखिएगा, आप लोग अलग अलग राज्यों के जो विधायकों का मत मूल्य है एक बार उसको PDF डाउनलोड करके देखने का प्रयास जरूर करिएगा। मैं फिर से आप लोगों को आमंत्रित करूंगा कि P2I बैच जो है वो हमारा 31 तक लास्ट डेट है। मैं P2I में पॉलिटी पढ़ाऊंगा। ध्यान रखिए, आप मेरे साथ पूरी पॉलिटी पढ़ सकते हैं। और ये पॉलिटी यहाँ पर थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि समय की बाध्यता है, अनुच्छेदों से बंधा हूँ, लेकिन जब आप जुड़ते हैं P2I बैच में, इस फाउंडेशन बैच में, तो आपको फिर यहाँ पे बहुत सरल तरीके से पूरी पॉलिटी प्री के अप्रोच से, मेंस के अप्रोच से आपको पढ़ने को मिलता है। आप पढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर आपसे बात करनी है और कैसे मैं आपसे बात कर पाऊँ, कैसे आपको रीच आउट कर पाऊँ, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए अमरेंद्र पांडे नोट्स, ये जो PDF है, ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं। amrendra.pandey@studiiq.com, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, AP लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा। ऐसे ही ये कक्षाएं आप तक पहुँचती रहेगी और लगातार आपके लिए मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ बना रहूंगा। और ये अनुच्छेद था 54-55। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लास को लाइक जरूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।